नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बढ़ते कोरोना और महामारी से निपटने की सरकार की तैयारी की। शिवराज सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, मगर अब डॉक्टर खुलकर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कहीं बाग बगीचों की रखवाली करने वाला माली कोविड के सैंपल ले रहा है, तो कहीं बैंड बाजे, टेंट और कोचिंग चलाने वाले अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल है कि इन तैयारियों और अव्यवस्थाओं के साथ कोरोना से जंग जीती जाएगी। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। एमपी में भी कोरोना एक बार फिर से बेलगाम होता जा रहा है। सितंबर के बाद एक बार फिर एमपी में कोरोना पीक पर है। अब तक कुल 3,44,634 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,221 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मगर जानलेवा होते कोरोना से निपटने की कैसी तैयारी है, अगर इसकी तस्वीरें आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको सांची की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से चुनकर खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आते हैं। सांची कोविड सेंटर में वहां अस्पताल में तैनात एक माली संदिग्ध मरीजों का सैंपल ले रहा है। दोनों को जोड़ के इसमें डाल। तस्वीर सामने आई तो वरिष्ठ अधिकारी बगले झांकने लगे। सांची के बाद जरा दमोह की तस्वीरें देखिए, जहां प्रचार के लिए एक दिन पहले सीएम शिवराज का काफिला गुजरा तो सीएम का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने उन्हें तख्तियां दिखा दी। इन तख्तियों पर लिखा था, चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी विवाह में है कोरोना का रोना। ये वो लोग थे जो शादियों में केटरिंग, बैंड बजाने और टेंट लगाने का काम करते हैं। अब जरा इन लोगों को भी देखिए। ये लोग कोचिंग क्लासेस चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनकी भी यही दलील है कि पिछले 1 साल से क्लासेस पर बैन है, जिससे इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। जबकि दमोह में चुनाव प्रचार पर कोई रोक टोक नहीं। ये तो बात हुई अलग अलग वर्गों के लोगों की जो सरकार से राहत मांग रहे हैं, मगर इन डॉक्टर्स को भी सुनिए, जिनकी चिंता ये है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर हकीकत देखे। 2 पेशेंट हमने अभी डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हमारे हॉस्पिटल में हो। इतनी भयावह स्थिति। जो नेता मंत्री बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अपने एरिया वाइज विधायकों को हॉस्पिटलों में देखना चाहिए और ऑक्सीजन की पूर्ति जो कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस समय जो है जीवित रहने का सहारा है। सरकार प्रशासन कह रही है अस्पतालों में ऑक्सीजन कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार प्रशासन हॉस्पिटलों में घुस के देखे ना, वहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के थोड़ा ऑक्सीजन की कमी नहीं है बोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल में आके देखो ना क्या स्थिति है। आप वहाँ प्लांट में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ देखें आप कितना किसको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन। डॉक्टर्स की ये चिंता वाकई बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और मरीजों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। मगर सीएम शिवराज अभी भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे, क्योंकि टैंकर से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आती है दूसरे राज्यों से, और रास्ते में ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आने में देर लगती है, तो उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा घोषित कर दिया गया है और पुलिस के संरक्षण में टैंकर चलें और समय पे आ पाएं, क्योंकि डिले हम उसको नहीं होने दे सकते। टैंकर्स की उपलब्धता भी लगातार और टैंकर्स कैसे मिले इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कहीं लापरवाही और कहीं अव्यवस्था, क्या ऐसे कोरोना की महामारी को मात दी जाएगी? सवाल यह है, जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? और सवाल यह भी, क्या एमपी फिर से भयावह हालातों की तरफ बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये भयावह स्थिति हमने आपको दिखाई है। ऑक्सीजन अस्पतालों को मिल नहीं रही, किल्लत होने लगी है। इधर माली अब कोविड के सैंपल ले रहे हैं। टेंट, बाजा बजाने वाले, बैंड बजाने वाले और कोचिंग चलाने वाले कह रहे हैं कि दमोह में चुनाव हो रहा है, वहां कोरोना नहीं आएगा, हमारे काम करने से कोरोना आ जाएगा। एक साल में उनके भूख मरने की नौबत आ गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब और निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर विवेक परिहार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर विवेक, बृजेंद्र जी, भगवान दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल भगवान दास जी आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर को सुना सर आपने? उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर बयान देने से कुछ नहीं होगा, अस्पतालों में देखिए, पहुंचिए, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है। 4 मरीजों की जान चली गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर्स के बयान थे, इनको क्या पहले से मालूम था कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है? संक्रमण जिस तेज़ी के साथ इस नए स्ट्रेन के साथ आया है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की इसके चपेट में आ गया है। सारी व्यवस्थाएं एक प्रकार से लड़खड़ाने लगी, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से अस्पतालों में ट्रैफिक बढ़ा है, जिस तरीके से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, और सरकार ने बहुत जल्दी 1-1.5 दिन के अंतर में ही सारी व्यवस्थाओं को संभाल लिया। ऑक्सीजन की जहाँ कमी थी उस ऑक्सीजन की व्यवस्था को पूरा कर दिया। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की आपूर्ति हो सके उसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए। अब ये कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सरकार सारे प्रयत्न करती हैं लेकिन होने को कुछ और मंजूर होता है। आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है। हम कैसे इस संक्रमण के दौर को कम कर सकें, कैसे इसको रोक सकें, इसका उपाय कर सकें, ये लगातार हो रहा है। भगवान दास जी, मैंने आपकी दलील सुनी कि क्या डॉक्टर्स को मालूम था कि ऐसी स्थिति बनने वाली है। भगवान दास जी, मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं सर, ये अप्रैल का महीना 2021 का है, 2020 का नहीं है कि देश में अभी अभी कोरोना आया और हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे लड़ना है। 1 साल में अगर हम व्यवस्थाएं नहीं जुटा सकते कोरोना पेशेंट के लिए, तो फिर हमने क्या किया 1 साल में? पहला सवाल। और दूसरा सवाल सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो तो भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में 6 से 8 हजार मामले डेली आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तरह, महाराष्ट्र की तरह अगर मामले सामने आने लगे तो क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे पास प्रदेश की जनता को संभालने के लिए? लगातार जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड्स कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। नए नए अस्पतालों को बनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ के आवश्यकताओं के हिसाब से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले में दिए। अब मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है। जो आर्थिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं उसके माध्यम से जो जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, ये सारे प्रयत्न मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, शिवराज जी की सरकार कर रही है। इसलिए जहां जो आवश्यकता है उसको कैसे हम, जिस तरीके से हमको खबरें आने लगी कि इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए सरकार ने अपने हाथ में सारा बंदोबस्त ले लिया। अस्पतालों को आज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसकी जरूरत के हिसाब से हम कहाँ किस मरीज को इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में लेकर के हम इसको इस दौर में कहीं ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसको रोकने का काम समाज सेवी संस्थाओं से कहा है कि आप हमको ऐसे स्थान, हमको पैरामेडिकल अगर स्टाफ है तो वहाँ उन संस्थानों से हम वहाँ उसका उपयोग कर सके, कोविड केयर सेंटर बना करके उनकी मदद कर सके। ये सारा प्रयास एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते माननीय शिवराज जी लगातार दिन रात एक करके कर रहे हैं। ठीक सर, मैं उम्मीद करता हूं उसमें नतीजे बेहतर मिलेंगे। भगवान दास जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मेरे साथ 2 खास मेहमान और भी हैं, मैं उसके पास आता हूं आपके पास। बृजेंद्र राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं। सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रही है और आप डॉक्टर्स को डांट रहे हैं, कांस्टेबल को डपट रहे हैं। जबलपुर में तरुण भानोट एक महिला कांस्टेबल को डांटते हैं क्योंकि वो मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काट रही थी। पीसी शर्मा एक डॉक्टर को इतनी बुरी तरह डांटते हैं क्योंकि वो उनका फोन नहीं उठा सका, इलाज में बिजी था, नतीजा डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में डॉक्टर मान गया। ये स्थिति है सर। हाँ, देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं
मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो भी इस तरीके की बातें हैं इन सबको बचना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष के लोग हों चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों। तो इन सब बातों से अगर हम बच के और एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे तभी जो है हम इसका मुकाबला कर पाएंगे जी। लेकिन अभी मैं सबनानी जी को सुन रहा था और स्वाभाविक रूप से उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें तो अपना जो सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए वो ही उन्होंने बोला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को जो मेहनत कोविड के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को जान बचाने के लिए करना चाहिए थी, वो सारी की सारी मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके मंत्रियों की दमोह के उपचुनाव में लगी हुई है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह में पैदल न चल रहे हों, लोगों के बीच में न जा रहे हों, बगैर मास्क के भी जा रहे हैं, भीड़ में भी जा रहे हैं और उपदेश भी दे रहे हैं कि मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। लेकिन हकीकत जो है उसकी उलट आप ही लोगों के चैनल के ऊपर दिखाई जा रही है। लोग पोस्टर लगा रहे हैं गुमशुदा की तलाश, स्वास्थ्य मंत्री जी का पता ही नहीं। हमारे मित्र सबनानी जी ही बता देंगे कौन से जिले में है, कहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि ये पोस्टर लगे हुए थे, सोशल मीडिया पे भी आए कि स्वास्थ्य मंत्री जी को लोग ढूंढ रहे हैं। सांची जैसी जगह में आपने ही बताया कि भाई माली लोग सैंपल ले रहे हैं। डॉक्टर खुद ही जब इस बात को कहने लग जाएं कि एसी में से बाहर निकल के हकीकत को अस्पतालों में आके जानिए, सच्चाई वो नहीं है। लोगों को 20-20 हजार रुपए तक का इंजेक्शन मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, 8-8 घंटे इंतजार जो है प्लांट के ऊपर करना पड़ रहा है। ये केवल फेलुअर इसलिए है कि हमारी प्राथमिकताएं कोविड से बचाने से पहले उपचुनाव को जीतना है। आधे लोग बंगाल में लगे हैं, आधे लोग यहाँ लगे हैं। मैं इस पर आपके पास आऊंगा कि क्या केवल सरकार ही दमों में लगी हुई है, मैं उस पर आऊंगा आपके पास। लेकिन उससे पहले डॉक्टर विवेक परिहार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निजी अस्पताल के संचालक हैं। डॉक्टर विवेक, मैं नहीं जानना चाहता कि आप किस नाम से अस्पताल चलाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां आप अस्पताल चलाते हैं, जिस अस्पताल को आप ओन करते हैं, क्या आपके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है? क्या आपके मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आसिफ जी, 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से पहले स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम लोग सिलेंडर्स जो सप्लायर थे उनके हाथ पैर जोड़ते थे कि हमको 1, 2, 3 जितने भी सिलेंडर आप दे दें, कम से कम हमारा पेशेंट जो है वो सर्वाइव करे, मतलब एक जिंदा रहे, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन एक सहारा है जो पेशेंट को जिंदा रखने के लिए। 5 बजे के बाद जी 5 बजे के बाद जब प्रशासन, आपने जी मीडिया ने खबर को दिखाया, तब जाके प्रशासन जो है उस चीज पे सचेत हुआ। तब जाके हमारे मैडम, नायब तहसीलदार मैडम और डीसी मैडम जो है उन्होंने हमारी मतलब हॉस्पिटल की हेल्प की और सिलेंडर जो है वो रिफिल कराए। परंतु ये एक दिन की कहानी है। आप रोज देखेंगे हम 40-40 रेमडेसिविर की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे 10 जो है पेशेंट एडमिट है, सारे ऑक्सीजन पे हैं, जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना ही है। उसमें से हमको सिर्फ 3 दिन में 2 इंजेक्शन मिले हैं। आप देखिए मतलब स्थिति का, आप जो हमारे बीजेपी के और जो बोल रहे हैं, हमारे सबनानी जी बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति, कहाँ इंजेक्शन की आपूर्ति हो रही है? आप चिरायू जैसे हॉस्पिटल में सिर्फ 100 या 200 इंजेक्शन की आपूर्ति हो पा रही है। तो पेशेंट को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी तत्काल व्यवस्था जो है शासन। डॉक्टर विवेक, एक तो अगर आप अकेले हैं अपने घर पर, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप मास्क हटा सकते हैं सर, थोड़ा हमको सुनने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा, मैं आपसे डॉक्टर विवेक ये भी पूछना चाहता हूं कि इस वक्त कितने कोविड पेशेंट हैं आपके हॉस्पिटल में और उनमें से कितने क्रिटिकल हैं? आसिफ जी, मेरे पास 10 पेशेंट हैं, 10 में से 8 पेशेंट जो है बिल्कुल ऑक्सीजन पे हैं। और अभी आज 5 बजे के बाद ये स्थिति है, एक्चुअली पूरे एरिया जो पिपलानी क्षेत्र है, इस एरिया में कोविड हॉस्पिटल जो है, एक हमारा ही कोविड हॉस्पिटल है पूरा पुल से लेके यहाँ, तो पेशेंट बन नहीं पा रहे, ये स्थिति है। मना करना पड़ रहा है कि आप नहीं आए, मतलब हमारे पास बेड नहीं है, तो ये स्थिति हो गई है। सरकारी हॉस्पिटल तो सारे फुल हो चुके हैं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति भी ये हो चुकी है। तो अर्जेंट कोविड सेंटर जो है वो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनपे थोड़ा सा लोड कम हो। 20-20 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ सो रहे हैं, ये स्थिति है हम लोगों की। मानसिक दबाव इतना हो गया कि हम आपको क्या बताएं, खाना पीना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है हम लोगों का। डॉक्टर विवेक, मैं आपकी और तमाम डॉक्टर्स की इस वक्त में जो परेशानी है उसे हम समझ सकते हैं, और आप जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम पिछले 1 साल से नहीं, जब से ये पेशा है, जब से ये धरती है, तब से धरती के इन भगवान को हम सलाम करते हैं। लेकिन हम निंदा भी करते हैं ऐसे लोगों की जो आप लोगों को अपमानित करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं। और हम
चिंता भी जताते हैं उस शासन के लिए, उस प्रशासन के लिए जो डॉक्टर्स करना तो चाहते हैं लेकिन अगर व्यवस्थाएं ही मुहैया नहीं हो पाएंगी तो क्या कर पाएंगे। मैं सबनानी साहब आपके पास आ रहा हूं। सबनानी साहब, एक डॉक्टर का बयान मैंने आपको अपने पैकेज में सुनाया था सर, बाइट में सुनाया था, और अब ये डॉक्टर विवेक साहब हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए सर, रोज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबर दिखाएगा कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, फिर प्रशासन जागेगा, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचेगा, ऐसे व्यवस्था चलेगी सर? नहीं, असल क्या है, जैसे ही उन्होंने कहा कि 5 साढ़े 5 बजे हमारी व्यवस्था हो गई, इस समय जहां बड़े इनके अस्पताल में कम पेशेंट हैं, निश्चित नेचुरली जहां बड़े अस्पताल हैं वहां ऑक्सीजन जो आपूर्ति हो रही होगी तो पहले चिंता ये होगी कि ज़्यादा पेशेंट है, वहां ज़्यादा चला गया होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और ये अस्पताल ने बाद में डिमांड की होगी तो डिमांड में लेट हो सकता है, लेकिन 5:30 बजे के बाद स्थिति ठीक हो गई। हम सबको इस समय के इस दौर में हम सबको बिना किसी को आरोप प्रत्यारोप किए हमको कैसे इस संक्रमण से बच पाए, कैसे हम इस आपदा से निकल पाए, हम सबको नहीं, सबनानी जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, एक डॉक्टर रात अपनी खराब करके जाग के इलाज दे सकता है, एक डॉक्टर 3 से 4 मरीज देख सकता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्सीजन कहां से बनाएगा सर? उसको तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में चाहिए होगी ना, वो ऑक्सीजन कहां से लाएगा? डॉक्टर जितनी ताकत लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। देखिए हाँ, मैं आपकी बात से कहीं ना इत्तेफाकी नहीं है। अगर ऑक्सीजन हमको उपलब्ध होने में हमको भी देर लगी, हमारे आसपास के जो प्रांत थे जहाँ से ऑक्सीजन आता था उसमें भी ये परिस्थितियाँ बन गई। गुजरात में अलग संख्या बढ़ने लगी, महाराष्ट्र में अलग संख्या बढ़ने लगी, भिलाई से आता है, छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ने लगी, तो नेचुरल उनका दबाव ये होता होगा कि राज्यों में वहाँ पहले आपूर्ति हो। लेकिन आज धीरे धीरे और 1 से 1.5 दिन के भीतर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। आज ऑक्सीजन के नहीं है यह कहकर के हम बचना नहीं चाहेंगे कि ये कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन भी हमको उपलब्धता है, जो मांगे जा रहे हैं उसके हिसाब से जो आ रहे हैं उस प्रोपोर्शनेट में सब जगह जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपदा है, आपदा के दौर पर हमको सारी चीजें जुटाने में अब सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन मैं लौट रहा हूं सबनानी साहब आपके पास, इस पर आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ब्रजेंद्र सर, मुझे याद आता है सितंबर में, देखिए आज सबनानी साहब कह रहे हैं कि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने भयावह हालात होने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में बाबई में 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, ये सरकार ने घोषणा की थी। अब तक वो ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं है, वहां से एक सिलेंडर नहीं निकला अब तक ऑक्सीजन का। स्थिति अगर ये इतनी ना बुरी होती, अगर वो प्लांट बनकर तैयार हो गया होता, ऑक्सीजन का वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया होता। आज स्थिति यह है कि हमें पड़ोसी राज्यों की तरफ मुंह उठाकर देखना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि पहले हम अपने मरीज देखेंगे, बाद में आपके देखेंगे। हाँ, देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और 2 महीने मतलब तो मुझे लगा जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है अब बेहतर होगा हम सबके प्रयास। नहीं सबनानी साहब, ये सवाल मेरा ब्रजेंद्र जी से, 1 मिनट सबनानी साहब, 1 मिनट। वो उसका वहां पे कोई आज की तारीख तक काम शुरू नहीं हो पाया। इससे समझ में आता है कि कितनी हमारी सरकार गंभीर है। अगर सरकार गंभीर होती तो कोई सरकार बने हुए 6 महीने नहीं हुए, 16 साल से यही सरकार है। बीच में केवल 1 साल का गैप हुआ है, बकाया निरंतर 15 साल पहले और अभी 1 साल से फिर 16 साल किसी भी सरकार के लिए कम समय नहीं होता। और जब 16 साल में ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, तो इसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगी। अगर हमारे मित्र ये कहते हैं कि जहाँ पे कम लोग हैं वहां गैस सिलेंडर बाद में जाता है और ज्यादा मरीज हैं वहां जाता है, नहीं उसमें तो सर ऐसा है, जान तो जान है, वो चाहे 1 बेड के अस्पताल का हो या वो चाहे 100 बेड वाला अस्पताल हो। बिल्कुल, मैं ब्रजेंद्र सर लौट रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड दे पाऊंगा डॉक्टर विवेक में आपको। डॉक्टर विवेक, क्या समस्या है? हमने देखा बाकी प्रदेशों में ओपन कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, कहीं किसी हॉल को बना दिया गया, किसी इंडोर स्टेडियम को बना दिया गया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है, क्या वजह है, क्यों नहीं बन रहे हैं? यहाँ बेड की इतनी कमी है। यहाँ आसिफ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ओपन कोविड सेंटर यहाँ मध्य प्रदेश में भी नहीं खोल सकते। तो इस समय आवश्यकता है कोविड सेंटर्स की बनाने की। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड सेंटर्स है वो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और ओपन कोविड सेंटर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, और ये कॉन्सेप्ट जो है लाना चाहिए। और आपने बात की ऑक्सीजन की, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ कि मरीजों का गुस्सा हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है, पेशेंट को नहीं मालूम कि हम ऑक्सीजन तो हम बनाते नहीं है। तो मैं शासन से सबसे पहले ये अपील करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित कर दें। बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं
जितने पेशेंट्स आएंगे सबका इलाज, सबको बराबर इलाज मिल रहा है। ठीक, डॉक्टर विवेक, मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबनानी साहब और ब्रिजेन जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका, आपके जैसे डॉक्टर्स का, जिन्होंने इस नाजुक दौर में जिंदगी की डोर संभाल रखी है हमारे। लेकिन उन डॉक्टर्स से भी मैं जरूर विनती करना चाहूंगा, जो माली जैसे व्यक्ति को, जो ट्रेंड है बाग बागीचों की रखवाली करने में, उसको आप किसी की जान की रखवाली मत दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स के कहने पर ही वो मालिक कोविड के सैंपल ले रहा है। ऐसे में आप उस माली की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं, उस मरीज की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, डॉक्टर्स इस चीज के लिए ट्रेंड है। तो यही अपील करते हैं, और साथ ही सरकार से भी अपील है कि ऑक्सीजन डॉक्टर्स नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से आपूर्ति उसकी होती रहे, मरीजों की जान बची रहे, इस वक्त यही सबसे जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका सबनानी साहब, ब्रजेंद्र जी, डॉक्टर विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा